मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। फर्स्ट चैप्टर में आपका कंप्लीट कर चुका हूँ, सेकंड भूगोल का। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर 11वीं और 12वीं इन क्लासों की आर्ट और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। आप चैनल के वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जो स्टूडेंट NCERT का कोर्स पढ़ रहे हैं, NCERT, उनके में ये सेकंड भूगोल का सेकंड चैप्टर होगा। और जो CBSE की बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए ये 18 नंबर चैप्टर होगा। इसलिए आज इसको समझा रहे हैं। जहाँ जिसको दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में लिखे, लेकिन पहले पढ़े और देखे। पाठ का नाम है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। सबसे पहले भू का अर्थ क्या है इसके लिए समझने की ज़रूरत है। भू का अर्थ होता है भूमि, और आकृति मतलब उसकी जो बनावट है। तो भूमि की बनावट और विज्ञान मतलब उसके बारे में जो विज्ञान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि पाठ का एनालाइज करते हैं आप तो इसका मतलब निकलता है भू आकृति विज्ञान। इसका मतलब निकलता है भूमि की आकृति का विज्ञान। अब इसके लिए हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। देखो, भूमि जो होती है उसकी कई आकृतियाँ होती हैं। भूमि में पठार भी आते हैं, मैदान भी आते हैं, पर्वत भी आते हैं। तो हम इन चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है क्या। देखिए इसमें क्या, यह इकाई संबंधित है। यह इकाई किस चीज़ से संबंधित है? यह इकाई संबंधित है संरचना एवं उच्चावच। उच्चावच का मतलब कहलाता है कि स्थलाकृतियों में अंतर। इसके बाद क्या है? अपवाह तंत्र, जो नदी जो स्थलाकृतियाँ बनाती हैं उसके बारे में भी इस अध्याय में बताया जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना अध्याय। अध्याय जो 2 है आप लोगों के सामने। इसमें लिखा क्या है मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। क्या आपने सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता गठन स्वरूप अलग क्यों है? इसके बारे में आपको सोचने के लिए बताया गया है। सबसे पहले मिट्टी क्या है जी आप लोग जानते होंगे। मृदा क्या है आपको पता है, 11वीं में आपने भौतिक भूगोल पढ़ी, उसमें मृदा के बारे में था। मृदा क्या है? सेलों के टूटने, फटने, खटने और भौतिक वातावरण के कारण जो सेलें टूट फट जाती हैं उनसे महीन रूप में बदल जाती हैं, वह हमारी मृदा कहलाती है। इसमें और कुछ नहीं है। इसके आगे देखते हैं। इसमें है जो आपका वो मोस्ट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। देखिए इसमें लिखा है भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। देखिए भारत के 6 भौतिक विभाग हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। भारत के 6 भौतिक विभाग हैं। कितने हैं? 6। लेकिन जो 3 हैं ये किन्होंने बताए? भूवैज्ञानिकों ने बताए हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा 6 कौन कौन से हैं, पहले आप इन्हें पढ़िए। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। ये 3 खंडों में इन्हें विभाजित किया है। सबसे पहले है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड में क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व से कार्बी एंगलांग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। इतना ही है जी, है ना। ये आपका प्रायद्वीपीय खंड बता दिया हमने आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ये कुछ नहीं है आपके लिए। अब है हिमालय। ये आपका हमने पहला
जो खंड है वो समझा दिया है। अब है हिमालय। हिमालय कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं को भूवैज्ञानिक संरचना तरण दुर्बल और लचीली है। मतलब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो इसलिए इसको ऐसा इन लोगों ने बताया है। ये हिमालय से निकलने वाली जो नदी हैं वो गाज बनाती हैं। आपको ये चित्र दिया गया है, ये बनाकर देखना है। इसके बाद जो है हिमालय से जो आकृतियाँ बनती हैं उनके बाद अब तीसरा है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह भू अभिनति गर्त है। गर्त मतलब खड्ड है, महाखड्ड है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भू आकृति। भू आकृति कहलाती हैं जो भूमि पर अनेक प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। आप इसको देखिए, मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू प्राकृतिक खंडों में बांटा गया है। तो ये वाले खंड आपको याद रखने हैं। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि भारत के भौतिक विभागों के नाम लिखिए। सबसे पहले है उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसमें हिमालय पर्वत आ जाएगा। कौन पर्वत आ जाएगा? हिमालय पर्वत। इसके बाद है उत्तर भारत का मैदान। इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया जो उत्तर का मैदान है वो आ जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार आ जाएंगे इसमें तीसरे वाले में। चौथे में आ जाएंगे भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल दो प्रकार के भारत में हैं, एक है ठंडा मरुस्थल जो लद्दाख में है और एक है गर्म मरुस्थल जो हमारा राजस्थान में है, थार का मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं। तटीय मैदान आ जाएंगे जो आपके समुद्र के तट के किनारे के मैदान हैं। जैसे मालाबार तट है तो वो कौन मैदान है? तटीय मैदान है। और द्वीप समूह आ जाएंगे। द्वीप समूह में आपके दो द्वीप समूह आएंगे, एक आएगा आपका लक्षद्वीप, है ना, और एक आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है ये आपको याद हो गया होगा। भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। इसको समझने की आपको कोशिश करना है और इसको याद कर लेना है। भारत के 6 भौतिक विभाग हैं। भारत के 6 भौतिक विभाग हैं। ये आप फिर से पढ़ लीजिए इसको। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसमें हिमालय आएगा। उत्तर का मैदान जय गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया है। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। भारतीय मरुस्थल ये दो प्रकार के होते हैं, ठंडा और गर्म। ठंडा मरुस्थल लद्दाख, गर्म मरुस्थल थार का मरुस्थल राजस्थान। तटीय मैदान जैसे मालाबार तट है और द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। हम इसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो भारत के 6 भौतिक विभाग में हम पहला भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं। इसका नाम है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और ये आता है पूरा उत्तर पूर्वी। देखो पहला विभाग है जी, इसको आपको समझना है। ये है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ये उत्तर दिशा है। हमने आपको नक्शा समझाया था एक दिन, इसीलिए सबसे पहले दिन मैंने आपको नक्शा समझाया था। ये उत्तर दिशा है ना। और ये है हमारी पूरब दिशा। कौन दिशा है? पूरब। तो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला ये है हमारी पूरी उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो हमारा पहला भौतिक विभाग क्या है? उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसमें कौन पर्वत आता है? इसमें भाई हिमालय पर्वत आता है, क्योंकि भारत के उत्तर में कौन पर्वत है? हिमालय पर्वत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। कहाँ की? हिमालय की। हिमालय में आप इसको समझते जाएं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उनमें बृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। हिमालय के ये प्रमुख भाग हैं, इनको याद रखना। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में श्रेणियां हैं। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है कि
इनकी लंबाई पश्चिम पूरब से पश्चिम में 2500 किलोमीटर है ना। और उत्तर से दक्षिण में इनकी चौड़ाई 160 से 400 मीटर है। इसको आपको याद रखना है। और ये हमारा चित्र है हिमालय पर्वत का, इसको आप देख सकते हैं। भारत का पहरेदार है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और इसी पर संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो फिलहाल में नेपाल में है। भारत का प्राकृतिक रोधक कौन है? उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह सांस्कृतिक विभाजक भी है। कौन? हिमालय पर्वत। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे देश में की जलवायु को प्रभावित करता है हिमालय पर्वत। क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत में भी बहुत सी क्षेत्रीय विविधताएं हैं और हिमालय पर्वत की भू आकृतियों को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जाता है। कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो ये हमारे हिमालय का ये आपकी पहाड़ियों का इन्होंने वर्णन कर दिया हिमालय पर्वत की। अब एक कोष्टक में दिया गया है करेवा, जी आपका पेपर में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए कि करेवा क्या है। जी है, तो कश्मीर हिमालय में जो हिमानी होती हैं, उनके जो हिमोड़ होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? जो हिमोड़ होते हैं उन्हें कहते हैं हम करेवा। इसको आप याद रखना। जम्मू और कश्मीर इस अध्याय में हम बार बार भारत के नक्शे का अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भारत का नक्शा आना चाहिए। हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, इसको समझिए आप। ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी दिख रही होगी। जी आपको नक्शे में भरने के लिए आएगी, इसलिए आपको आना चाहिए। ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी। भारत का नक्शा आप किताब में खुद भी भरते जाना। और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत कभी कभी पेपर में दर्शाने के लिए आता है। ये पूरा हिमालय पर्वत है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है एक रोचक तथ्य, कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है। देखिए, कश्मीर की एक झील का नाम पेपर में आता है, उसका नाम है डल झील। कौन झील? डल झील। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, क्योंकि पेपर में आपकी आ जाती हैं तो आप लोग कहते हैं सिलेबस से बाहर है। क्योंकि जब तक किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। इसलिए हमें किताब पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब इसके बाद देखते हैं आगे। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का बड़ा हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों
सिंधु एवं गंगा से अपवाहित है। इसमें कुछ नहीं है। गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र आपको ये आते होंगे, है ना। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं और सिंधु नदी। अच्छा, पंजाब जो है वो 5 नदियों का समूह है, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है। यह भारत की, देखो, इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास, सतलुज सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु की सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो ये 3 नदी हैं सिंधु की सहायक नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं बताइए। सिंधु नदी की हैं रावी, ब्यास और सतलुज। किस नदी की हैं सहायक नदी? सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हिमालय पर्वत की स्थिति दी गई है। ये पूरा हिमालय पर्वत दिया गया है कहाँ। देखिए सबसे बड़ा ढाल ये है हिमालय पर्वत का। इसको बृहत हिमालय कहते हैं, है ना। बृहत हिमालय कहते हैं। जी लद्दाख श्रेणी है। उसके बाद कैलाश श्रेणी है। तो जी इनमें से एक पेपर में आ जाए तो आप पर बन जाना चाहिए। सबसे ऊपरी भाग को आप क्या कहेंगे। अब इसके बाद है जो आपको मोस्ट पढ़ना है, ये पेपर में आएगा क्योंकि अब जो पढ़ा रहे हैं इसमें लिखा है हिमालय। हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि लद्दाख एक कैसा मरुस्थल है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है। पेपर में आता है कि भारत के ठंडे मरुस्थल का नाम बताओ। भारत के ठंडे मरुस्थल का नाम। तो आपको भारत के ठंडे मरुस्थल का नाम अगर कोई पूछता है तो भारत में ठंडा मरुस्थल भी है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा। और भारत में गर्म मरुस्थल भी है। तो भारत में ठंडा मरुस्थल जो है ना वो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ये बर्फीला मरुस्थल है। और ठंडा गर्म मरुस्थल है, यह है आपका थार का मरुस्थल। जी एक रेतीला मरुस्थल है, यहाँ रेत है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है शिवालिक श्रेणियाँ। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवबाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचनाओं से जुड़ी है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपको ध्यान रखना है। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। इसको आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कौन घाटी है? ये आपको याद रखना है। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी है हमारी उत्तराखंड में। मैं इसको अंडरलाइन करवाना चाहता हूँ। यही तो नोट्स कहलाते हैं। फूलों की घाटी कहाँ है भाई? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। अब है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय इनको पढ़ते हैं। इनके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। मतलब तीस्ता नदी कहाँ बहती है? ये बहती है सिक्किम हिमालय में। इसको याद रखना। तीस्ता नदी कौन हिमालय में बहती है? सिक्किम नदी में बहती है तीस्ता नदी। अच्छा, भारत बांग्लादेश के भी तीस्ता जल विवाद अभी भी चल रहा है पानी को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब ये भी हो गया है। तो भारत के कितने भौतिक विभाग हैं? 6 भौतिक विभाग हैं। अच्छा, भारत के नक्शा में ये चीज़ें आपको दर्शानी आनी चाहिए और मैं आपको भारत का नक्शा बनाना बहुत अच्छा सिखा दूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन कोर्स खरीदें मुझसे। इसमें एक आया कृषि भी कहा जाता है। कौन सी कृषि आई भाई? ये पढ़ लें आप थोड़ा कि कौन सी कृषि कही जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है स्थानांतरित कृषि। देखो ये पेपर में आता है कि स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि किसे कहते हैं। तो हम लोग इसके आंसर को अब कंप्लीट करते हैं।
देखिए झूमिंग कृषि क्या कहलाती है। देखो मोनपा, अवार, मिसमी, निसी और नागा, इस प्रकार की जो जनजातियां हैं, ठीक है, जिस जनजातियों के नाम हैं ये वाली, ठीक है, इन जनजातियों के द्वारा क्या किया जाता है कि काटो और जला स्थानांतरित कृषि की जाती है। मतलब एक ये लोग होते हैं खाना बदोश, ये जनजातियाँ कैसी होती हैं, खाना बदोश होती हैं, ये जनजातियाँ होती हैं खाना बदोश। तो ये क्या करती हैं कि जंगल को साफ करती हैं, वहाँ खेती करती हैं, फिर वहाँ से फिर चली जाती हैं और दूसरी जगह ऐसे ही करती हैं। तो स्थानांतरित कृषि ये लोग करते हैं, इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। ये पर इसमें काटो और जलाओ के सिद्धांत का ये लोग पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी मिजो पहाड़ी है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भारत के चेरापूंजी और मौसिम राम में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो यहाँ की 3 पहाड़ियाँ हैं, खासी, गारो, जयंतिया, वो उनके कारण यहाँ पे अधिक तेज वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एक क्वेश्चन आता है कि लोकताक झील कहाँ पर स्थित है। इसको याद रखना, लोकताक झील, ये लोकताक झील हमारी है मणिपुर में। लोकताक झील कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ये पेपर में आ जाता है। हम आपको कुछ झीलें बता देते हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको वो आने लगे। सबसे पहले आपको डल झील ध्यान रखना है। कौन झील, डल झील। डल झील कहाँ पर है पता है आपको, डल झील है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। दूसरी है लोकताक, अभी अभी पढ़ रहा, ये कहाँ है, मणिपुर में है। और तीसरी है चिल्का झील, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए क्या है इसमें, उत्तरी भारत का मैदान, ये पेपर में आ जाता है। उत्तरी भारत के मैदान का वर्णन कीजिए, इसलिए इसका वर्णन हमें शुरू से पढ़ना पड़ेगा। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का वर्णन कीजिए। आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना है, और जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट में लिख देना। देखिए उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। कौन नदियों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये नदियाँ अपने साथ जो अवसाद जमा करके लाई, उनसे ये मैदान बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। मतलब यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मैदान है। इसको आपको याद रखना है। अब इस मैदान की सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतना उन्नत और विशाल है कि यहाँ पे यह भारत के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि गेहूं की पैदावार इसी मैदान के कारण भारत में सबसे ज़्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन आंसर में आपको जी मैदान के बारे में कंप्लीट, महाद्वीपीय पठार के बारे में भी पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा। महाद्वीपीय जो पठार है, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर होता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार का बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 600 से 900 मीटर, ठीक है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं नियंत्रित करती हैं। इसको इतना ही अपन को लिखना है, इसकी ये सीमाएं बता दी। अब इसके बाद क्या है, दक्कन का पठार, इसके बारे में भी पेपर में आता है। तो दक्कन का पठार, इस दक्कन का पठार जो है, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। दक्कन के पठार की बात हो रही है। पश्चिमी घाट को स्थानीय
तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई के नाम से इसे जाना जाता है। किसके लिए? दक्कन के पठार को। अगर दक्कन के पठार के नाम आ जाएं तो सह्याद्री किस पठार के को जाना जाता है? दक्कन के पठार को। अनामलाई कौन पहाड़ है? दक्कन का पठार। तो जी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गए मरुस्थल। देखो मरुस्थल पेपर में आता है। मरुस्थल विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनूठे रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। तो बरखान आकृति कहाँ की है? बरखान आकृति है मरुस्थल की। और मरुस्थल कहाँ है? मरुस्थल हैं दो। रेगिस्तान अपना जो थार है वो अपना रेतीला मरुस्थल है और लद्दाख अपना बर्फीला मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, आपको पता है ये क्या है? ये है ऊँट, इसे कैमल कहते हैं। तो राजस्थान का जहाज कहलाता है ऊँट, क्योंकि ऊँट 30 दिनों का पानी पी लेता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके पैर में ऐसे गत्ते टाइप के होते हैं ताकि रेत पर जे और गपे ना। प्रकृति ने इसे ऐसा वरदान दिया है ताकि वह यहाँ जिंदा रह सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए चित्र मैंने समझा दिया है आपको। अब इसके बाद है तटीय मैदान। तटीय मैदान वे मैदान हैं जो समुद्र के तटों पर हैं, ठीक है। समुद्र के तटों पर जो मैदान होते हैं वो कहलाते हैं तटीय मैदान। अच्छा, अब सुनामी भारत में कब आई आपको पता होना चाहिए। तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी भारत में सुनामी लहरें, ठीक। कौन लहरें आई थी? सुनामी जी। एक कैसी आपदा थी? प्राकृतिक आपदा थी जिसमें लाखों लोगों को काल की गाल में समा दिया था। तो जी आपको आना चाहिए। द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये आपको आना चाहिए। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप हमारा है अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। और ये है हमारा बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद क्या है? इसके बाद आ गए जी प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में आपको, अच्छा अब इस पाठ में हमने समझा क्या? इस पाठ में हमने भारत के 6 भौतिक विभागों के बारे में समझा के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये 6 भौतिक विभाग जो हैं ये आपको रट लेना है, इसी में पूरा पाठ हो जाएगा। अगला जो वीडियो लेक्चर कक्षा 11वीं का बनेगा उसमें मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको इस नंबर पर ज्वाइन लिखना है। उसमें आपको आर्ट प्लस इंग्लिश के सभी विषय मिलेंगे मात्र 1100 रुपये में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा।